जय हिंद दोस्तों। तो आज हम देखेंगे चैप्टर 2 का पार्ट 1। पहला वीडियो है मुगल साम्राज्य का। सबसे पहले देखिए, ये मध्यकालीन इतिहास का दूसरा चैप्टर है। तो देखिए, मुगल का अर्थ क्या था। इसका मतलब मंगोल था। मंगोल से बना है। यह भारत के मध्य एशिया से आए तुर्क मंगोल शासकों के समांतर मुगल कहा गया। हालांकि जो बाबर था वो स्वयं को तुर्क मानता था, लेकिन भारत में उसके वंश को मुगल वंश के नाम से जाना गया। मुगल वंश का परिचय देखते हैं। भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था ये। इसकी स्थापना 1526 में बाबर के पानीपत के प्रथम युद्ध में हुई थी, जो इब्राहिम लोदी को हराकर की गई। जो पानीपत का सबसे पहला युद्ध हुआ था 1526 में इब्राहिम लोदी के बीच, तो उसमें इब्राहिम लोदी हार गया था, जिस कारण बाबर ने मुगल वंश की स्थापना करी। इस वंश ने 1526 से 1857 ईस्वी तक भारत के बड़े भाग पर शासन किया। मुगल काल में प्रशासन, राजस्व व्यवस्था और कला और साहित्य का उल्लेखनीय विकास हुआ है, ऐसा मानते हैं। मुगल वंश की उत्पत्ति। संस्थापक जो थे वो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, पिता की ओर से तैमूर का वंशज और माता की ओर से चंगेज खान का वंशज। इसीलिए बाबर को में तुर्क और मंगोल दोनों वंश की परंपरा का प्रभाव था, जैसा कि देखा। बाबरनामा में परिचय इसका कैसा मिलता है। बाबरनामा में मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की आत्मकथा है। इसे मध्यकालीन इतिहास से सबसे विश्वसनीय ऐतिहासिक ग्रंथों में से एक माना जाता है। बाबरनामा के बारे में हमने देखा, और बाबरनामा की मुख्य बातें क्या थी। लेखक इसके बाबर थे। दूसरा नाम था दूसरा नाम इसका तुजुक-ए-बाबरी। मूल भाषा जो थी वो तुर्की थी। फारसी अनुवाद जो हुआ वो अबुर्रहीम खान ए खाना के संरक्षण में कराया गया। ग्रंथ का प्रकार जो था वो आत्मकथा का श्रेणी में था। ये बाबरनामा में क्या लिखा है, आइए देखते हैं। बाबर ने इस पुस्तक में अपने जीवन के, शासन के और संबंध अनेक विषयों के बारे में वर्णन किया, जैसे अपनी प्रारंभिक जीवन, परगना में और काबुल की विवरण, भारत पर आक्रमण, पानीपत का युद्ध, खानवा, चंदेरी और घाघरा के युद्ध का वर्णन, भारत की जलवायु जैसे नदियां, पेड़ पौधे, भारत के रीति रिवाज, तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियां। बाबर की लेखन शैली है ये। बाबर की घटनाओं का सरल, असत्य और सत्य वर्णन किया है। उसने अपनी सफलताओं के साथ साथ अपनी कमियों का भी उल्लेख किया है इस बाबरनामा नामक पुस्तक में। इस कारण बाबरनामा को इतिहास का एक विश्वसनीय स्रोत माना जाता है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ वो 21 जुलाई 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। लोदी के बीच हरियाणा के पानीपत मैदान में हुआ। यह भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध में के बाद दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। क्योंकि यही मुगल साम्राज्य का स्थापना का एक नया मोड़ लिया यहीं पर, और दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ। युद्ध के कारण क्या थे। इब्राहिम लोदी की अलोकप्रियता। इब्राहिम लोदी को व्यवहार में अपने अमीरों और सरदारों के प्रति कठोर था। इससे कई अफगान सरदार उससे असंतुष्ट हो गए थे।
नाराज भी चलते थे, जिसको चलते इब्राहिम लोदी से दौलत खान लोदी का नियंत्रण। पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोदी ने बाबर को आने का निमंत्रण दिया था। जी हाँ, जो पंजाब के जो सूबेदार थे दौलत खान लोधी, उसने ही बाबर को आने का निमंत्रण दिया। आगे हम देखेंगे आलम खान का सहयोग। इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान ने बाबर का साथ दिया और इसमें बाबर का साथ दिया। बाबर की महत्वाकांक्षा क्या थी? बाबर भारत में एक स्थायी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, ताकि एक ऐसा साम्राज्य स्थापित हो सके जिसको कोई उखाड़ न सके, एक ऐसा स्थायी साम्राज्य। युद्ध में कौन कौन था? बाबर और मुगलों की सेना का नेतृत्व, आधुनिक तोपखाने और तुगलकनामा पद्धति का उपयोग। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच का युद्ध देख ही लिया, इसमें यही लोग थे। इसमें सेना बड़ी थी लेकिन युद्ध नीति पुरानी थी। तुगलमा पद्धति, बाबर ने तुगलमा पद्धति अपनाई थी। इसमें सेना को दाएं बाएं मध्य और पीछे भागों से बंटवारा किया जाता था, जो चारों ओर शत्रु को घेर कर आक्रमण किया जा सके। जिससे बाबर ने तोपों और बंदूकों का प्रभाव उपयोग किया। उसके प्रमुख तोपची उस्ताद अली मुस्तफा थे। उसके जो तोपची थे, वो जो तोप चलाने वाले थे, वो प्रमुख उस्ताद अली मुस्तफा थे। पानीपत के युद्ध में पहली बार बड़े स्तर पर तोपखाने सफल उपयोग हुआ। तोपखानों का जो युद्ध का परिणाम निकल के आया, बाबर की विजय हुई और इब्राहिम लोदी मारा गया उस युद्ध में। दिल्ली और आगरा के पर बाबर का अधिकार हो गया। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। दिल्ली सल्तनत वहीं से खत्म हो गया। लोधी वंश का अंत हुआ और एक नए युग की शुरुआत हुई। आइए खानवा का युद्ध देखते हैं। 17 मार्च 1527 को बाबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा, जो मेवाड़ का युद्ध हुआ था, वो मेवाड़ के शासक राणा सांगा जी के बीच हुआ था, जो वीर शिरोमणि श्री महाराणा प्रताप जी के परदादा जी थे। उनके बीच बाबर का युद्ध हुआ था भरतपुर के निकट। यह युद्ध मुगल साम्राज्य को भारत में स्थायी रूप से स्थापित करने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया। उनकी महत्वाकांक्षा क्या थी? राणा सांगा उत्तरी भारत में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे और दिल्ली पर अधिकार करना चाहते थे। वीर शिरोमणि राणा सांगा जी दिल्ली पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे। बाबर की सत्ता की चुनौती। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर दिल्ली का शासक बन गया, जिसे राणा सांगा जी नहीं स्वीकार करते थे। जिसे देखिए, जो जब दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और बाबर ने दिल्ली पर कब्जा किया, तो इस चीज से राणा सांगा जी बिल्कुल भी नहीं स्वीकार करते थे कि वो यहाँ का राजा बने। राजपूत अफगान गठबंधन। राणा सांगा जी ने कई राजपूत राजाओं और कुछ अफगान सरदारों के साथ लेकर बाबर के विरुद्ध मोर्चा चला दिया कि विरोध किया। राणा सांगा जी ने कई अफगान
नियों के साथ मिलकर बाबर के खिलाफ मोर्चा चलाने लगे। युद्ध में देखिए कौन कौन थे। मुगल सेना का नेतृत्व था। तुगलमा पद्धति और तोपखाने का उपयोग। राणा संगाजी मेवाड़ के शक्तिशाली शासक थे। अनेक राजपूत शासकों के साथ युद्ध में शामिल हुए। युद्ध में प्रमुख घटनाएं क्या थी? बाबर ने अपनी सेना सुव्यवस्थित ढंग से तैनात किया था। तोपखाने, तुगलमा और पद्धति प्रभावी उपयोग किया। युद्ध लंबा और भीषण हुआ। इसमें देखिए युद्ध का परिणाम क्या था। बाबर की विजय हुई और राजपूत शक्ति पर आघात पहुंचा, लेकिन राजपूतों ने लड़ा। बाबर भारत में मुगल सत्ता मजबूत हुई और बाबर ने विजय के बाद गाजी यानी धर्म के लिए युद्ध करने वाला विजेता की उपाधि धारण की। खानवा का युद्ध का महत्व। मुगल साम्राज्य की स्थिति मजबूत थी। राजपूत संयुक्त चुनौती समाप्त हो गई। बाबर का उत्तर भारत पर नियंत्रण हुआ। नहीं, कितने साल तक? 5 साल। आगे चंदेरी का युद्ध। 29 जनवरी 1528 को बाबर और मेदिनी की राय के बीच जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, वहां पर युद्ध हुआ। खानवा के युद्ध के बाद बाबर अगला महत्वपूर्ण अभियान चलाया। इस युद्ध में बाबर की विजय प्राप्त पर मध्य है अपनी मजबूत की स्थिति जो थी वो मजबूत की। युद्ध के कारण इसमें बताया जाता है कि राजपूत शक्तियों का दमन हुआ था। खानवा के युद्ध के बाद कुछ राजपूत शासक बाबर के विरोध कर रहे थे। उसमें से मेदिनी के राय प्रमुख थे। चंदौरी का शासक। स्मारक महत्व। चंदौरी में एक महत्वपूर्ण दुर्ग था। इस पर अधिकार करना बाबर के लिए आवश्यक था। मुगल साम्राज्य का विस्तार। बाबर मध्य भारत में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था। युद्ध कौन कौन सा था? बाबर मुगल सेना के नेतृत्व संगठित सेना थी और आधुनिक युद्ध नीति थी उसके पास। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही था कि आधुनिक युद्ध नीति थी। चंदेरी के शासक। राणा सांगा के सहयोगी और राजपूत योद्धा। युद्ध की प्रमुख घटनाएं। जो बाबर ने जो बाबर था उसने चंदेरी के किले को घेर लिया और मेदिनी के राय को आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। भीषण युद्ध हुआ। राजपूत ने वीरता से युद्ध किया। अंततः बाबर ने किले पर अधिकार किया, ऐसा बताया जाता है। मेदिनी का जो राय था वो वीरगति को प्राप्त हुए। चंदौरी के मुगल शासकों का अधिकार किया गया और वह मध्य भारत पर मुगल सत्ता मजबूत हुई।
बाबर का मध्य भारत पर प्रभाव बढ़ा, मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ। अब वह मुगल साम्राज्य बढ़ता ही चला जा रहा था धीरे धीरे। घाघरा का युद्ध 1529 में जब हुआ उसको देखिए। 6 मई 1529 को बाबर और अफगान के सरदार महमूद लोदी तथा बंगाल के सुल्तान नुसरत शाह के बीच घाघरा नदी के किनारे बिहार में लड़ा गया यह युद्ध। यह बिहार का बाबर का भारत में लड़ा गया अंतिम प्रमुख युद्ध था। अफगान सरदार बाबर का विरोध कर रहे थे। महमूद लोदी दिल्ली का शासक बनना चाहता था। महमूद लोदी जो था वो दिल्ली का शासक बनना चाहता था और बाबर अफगान शक्ति को पूरी तरह समाप्त करना चाहता था। बाबर इसमें भी जीत जाता है और बिहार और अफगान और की शक्तियां कमजोर हुई जिसके कारण जीत गया। तुगलमा पद्धति आगे देखेंगे हम। तुगलमा पद्धति जो थी यह एक युद्ध प्रणाली थी जिस प्रयोग से बाबर ने अपने सफलतापूर्वक युद्ध किया और यह एक मध्य एशिया की युद्ध शैली थी। ये जो युद्ध शैली थी वो मध्य एशिया की युद्ध शैली थी। इसकी जो विशेषता थी वो सेना को दाएं बाएं और मध्य से रिजर्व भागों में बांटा गया था। शत्रु को चारों ओर से घेर कर आक्रमण करते थे। इस नीति के तहत तोपखाने और घुड़सवार सेना संयुक्त उपयोग किया जाता था। इसका महत्व जो था पानीपत और खानवा के युद्ध में बराबर विजय का प्रमुख कारण बना। भारत की युद्ध प्रणाली में आधुनिक बदलाव आया जिस कारण भारत तुगलमा पद्धति का सफल उपयोग जो है वो बाबर ने किया पहली बार पानीपत के युद्ध में 1526 में। अब आगे हुमायूं। पूरा नाम नसीरुद्दीन हुमायूं था। शासनकाल इसका 1530 से 1540 तक तथा 1555 से 1556 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य का दूसरा शासक था। इसके प्रमुख कार्य 1530 में इसने पहले गद्दी संभाली और दीनपा नामक नगर की स्थापना की। इसने शेरशाह सूरी से संघर्ष किया। 1555 में दिल्ली पर पुनः अधिकार किया। फिर भाइयों से संघर्ष हुआ। हुमायूं के 4 भाई थे, करामार, अस्कर और इंद्रन और हुमायूं स्वयं। कामरान ने कई बार हुमायूं का विरोध किया जिससे मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ और शेरशाह सूरी को अवसर मिल गया। इसी के भाई ने इसके खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। कारमरान ने, जिस कारण शेरशाह सूरी को प्लस पॉइंट मिल गया। शेरशाह सूरी का परिचय देखेंगे। शेरशाह सूरी जी वास्तविक नाम इसका फरीद खान था। पिता हसन खान सूरी, उपाधि शेर खान थी इसकी। सूरी वंश का संस्थापक इसको ही कहा जाता है। शेर खान का नाम क्यों पड़ा? कहा जाता है कि फरीद खान ने अकेले एक शेर का शिकार किया जिसके बाद उसे शेर खान की उपाधि मिली। इसने एक शेर की का शिकार किया और उस शेर को हरा दिया जिस कारण इसको शेर खान की उपाधि मिली। चौसा का युद्ध 1539 में। यह युद्ध 26 जून 1539 के हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ जो चौसा बक्सर बिहार में है।
वहां पर हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी विजय हुआ और हुमायूं किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग गया, जिस कारण शेरशाह सूरी की शक्ति में बढ़त हुई। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में। यह युद्ध 17 मई 1540 को हुमायूं और शेरशाह सूरी में के बीच हुआ। शेरशाह सूरी की विजय हुई और हुमायूं भारत छोड़कर चला गया। अब भारत में सूरी वंश की स्थापना हुई। ग्रैंड ट्रंक रोड निर्माण जो किया इसका ग्रैंड ट्रंक रोड का, वो शेरशाह सूरी ने किया। पूरा नाम सड़क-ए-आजम मार्ग सोनारगांव बांग्लादेश में है। पेशावर जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। इस सड़क के किनारे सराय, कुएं, पेड़ लगवाए गए। महत्व जो था वो व्यवहार बढ़ा, डाक व्यवस्था मजबूत हुई, सेना आवागमन सुविधा अच्छी हुई। डाक व्यवस्था शेरशाह सूरी ने एक संगठित डाक एवं संचार व्यवस्था स्थापित की। इसकी जो विशेषता थी वो ग्रांड ट्रंक रोड पर निश्चित दूरी पर सराय बनवाई। प्रत्येक सराय में घोड़े और दूत नियुक्त किए। सरकारी संदेश तेजी से पहुंचाए जाते थे। व्यापारियों और यात्रियों को भी सरायों का लाभ मिलता था। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।